everyone, I am Rukmani Sharma and in this video I am going to give you the notes on the chapter Tribals, Decals and the Vision of our Golden Age. This is chapter 4th from class 8th history. ट्राइबल्स वन जातियां होती हैं जो लोग वनों में रहते हैं. डिकोज आउटसाइडर, कहने का मतलब ये कि जो वन जातियां नहीं थी और बाहर से लोग आके इन लोगों को डराने धमकाने लगे, कंट्रोल करने लगे, उन लोगों को ट्राइबल्स ने नाम दिया डिकूज. एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, और एक अच्छे समय का विजन, सपना. ये है इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जिनको इस चैप्टर में डिटेल में समझाया गया है. आपने एसटी वर्ड तो सुना होगा. एसटी का मतलब ही होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इंडिया में बहुत सारी अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं जिनके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग वनों में ही रहते हैं. कैसे वो अपना जीवन जीते हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है. उनमें से बहुत सारी जातियां तो ऐसी हैं, ट्राइबल जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि जिन्हें जो इतना एडवांसमेंट हो चुका है उसके बारे में उनकी पहुंच बहुत ही कम है. तो यहाँ इस चैप्टर में इन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि नेचर में और जो भी ऑर्गेनिज्म भगवान ने बनाया है उनके बीच में एक इम्पोर्टेंट लिंक है बैलेंस बनाने के लिए. तो चलिए, दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू नेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो रहते कैसे हैं. बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज. 19th century तक जो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के ट्राइबल लोग रहते थे वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. तो यहाँ पर पहले तो आप ये देख लीजिए कि मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं. ये गखर्स हैं, खोखर्स और झंझुआस, लंघास, आर्गोन्स, सामास, कोलीज, जैतवास, गोंड्स, ऑरेंस, मुंडाज. मुंडाज के बारे में आप इसमें काफी डिटेल में पढ़ेंगे. और संताल्स, अहोम्स में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. भील्स के बारे में आप पढ़ा है आपने क्लास 7th में. तो इस प्रकार से ये मेन मैप है यहाँ पर जिसमें कुछ दिखाई गई हैं. अब जो अभी कहा कि जो ट्राइबल लोग हैं अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे 19th सेंचुरी तक, तो उनमें से क्या थे, कुछ लोग तो झूम कल्टीवेटर्स थे. कल्टीवेटर्स का मतलब है खेती करने वाले, जो झूम कल्टीवेशन करते थे. इज अनदर नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम है. शिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो मतलब आपने अपना घर शिफ्ट किया, ऑफिस शिफ्ट किया, कोई दुकान शिफ्ट हो गई, क्या हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उसे कहते हैं शिफ्ट करना. ये बात याद रखेंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे किसे शिफ्ट कर रहे हैं, कल्टीवेशन को, क्या खेती को. यानी कि जिस जगह खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाना, ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन. अब करते कैसे थे, द कल्टीवेटर्स कट द ट्री टॉप्स. अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये झूम कल्टीवेशन है. यहाँ पर ये जो कल्टीवेटर होते हैं वो ट्री के टॉप काट देते हैं टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, ताकि सनलाइट पहुंचे जमीन तक. आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है, इनके ऊपर का हिस्सा इन्होंने काट दिया है, तो यहाँ पर सनलाइट आएगी अब. एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन. और फिर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बनते हैं जब इनको इनमें आग लगा देते हैं, वो धूप आएगी तो ये सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो इनमें वो आग लगा देंगे, इनको बर्न कर देंगे. तो जो जमीन फिर बचती है उस पर ये कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं. दे स्प्रेड द एश फॉर द फायरिंग. एश का मतलब होता है राख. वो राख को सारे में बिखेर देते हैं, विच कंटेन पोटाश, जिसमें पोटाश होता है, टू फर्टिलाइज द सॉयल, और जिससे कि सॉयल की फर्टिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है. दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स. सीड्स को बिखेरते हैं, दैट इज स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड.
यानी कि फील्ड में सीड्स को इधर उधर बिखेरना कहलाता है ब्रॉडकास्ट। इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स, वो ऐसा नहीं करते जैसे ज्यादातर खेतों में होता है कि पहले लैंड की जुताई करते हैं, प्लोइंग करते हैं, उसे फाइन बनाते हैं मिट्टी को हल से जोत कर, और फिर उसमें बीज डालते हैं। ये सीधे जलाने के बाद, राख बिखेरने के बाद और फिर उसमें सीड बिखेर देते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप ऑन वन फील्ड, एक फील्ड में क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल को काटना, दे मूव टू अनदर, वो दूसरी जमीन पे चले जाते हैं। कल्टिवेटेड वन वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स, फॉलो का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड, जिस पे कोई खेती नहीं करते हैं, यानी कि कुछ दिनों कल्टीवेशन किया फिर उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया कई सालों के लिए। These cultivators were found in the hilly and forested tracts of north east and central India. ये लोग कहाँ थे, सेंट्रल इंडिया में, यानी कि जो इंडिया का बीच का हिस्सा है, और नॉर्थ ईस्ट किधर होता है, इधर जिधर आपके असम है और मिजोरम है, मेघालय है, ये सारे के सारे ईस्ट में आते हैं। तो इस प्रकार की खेती वहां के फॉरेस्ट ट्रैक में और हिली एरियाज में की जाती थी। अब कुछ तो जूम कल्टीवेटर से, जो ट्राइबल पीपल के बारे में एक्टिविटीज की हमने बात करी है, वो इस प्रकार की खेती करते थे। और कुछ थे हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स का मतलब क्या होता है कि जो वहां पर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको मारते थे। और गैदरर का मतलब मारना नहीं होता है, गैदर मतलब इकट्ठे करना होता है। जंगल में बहुत सारी चीजें होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, हर्ब्स होती हैं, और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उनसे वो इकट्ठा करते हैं उन वैल्यूएबल चीजों को, फ्रूट्स होते हैं, तो ये चीजें इकट्ठी करते हैं। इन मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन में ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट में जो भी पैदा होता है, फॉरेस्ट में तो फ्रूट्स भी होते हैं, तो वो सब ये इकट्ठा करते थे। जैसे गम होता है, गोंद होता है, बहुत सारी चीजें होती है फॉरेस्ट में, तो उनको इकट्ठा करना था बस इनका काम। द खोन्स वर्ड सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, ये मैंने यहाँ पर एक फोटो दिखाई है, ये खोन्स है, खोन्स वुमेन है, ये ट्राइबल वुमेन, ये उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी है। ये क्या करते थे, दे एट फ्रूट्स, ये फ्रूट्स खाते थे, रूट्स एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब बहुत सारे रूट्स भी तो खाते हैं हम, बहुत सारी जो हम सब्जियां खाते हैं उनमें रूट्स ही होती हैं, तो फॉरेस्ट से मिलने वाली रूट्स को ये लोग खाते थे। एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल, ऑयल से फूड को कुक करते थे, और वो ऑयल आता कहाँ से था, दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। महुआ एक ट्री होता है जो कि बहुत ही यूजफुल ट्री है, और साल तो यूनिक है, साल की लकड़ी तो इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि बहुत कॉस्टली बिकती है, मजबूत होती है। तो जो इसके सीड्स होते थे उनमें से ये ऑयल निकालते थे और उसमें खाना कुक करते थे। दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पज, और जो बहुत सारे शरब हर्ब बहुत छोटे होते हैं, उससे थोड़े बड़े श्रब्स होते हैं, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स होते थे जो भी, उनमें से मेडिसिन लेते थे। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है, जो उसी जगह का मार्केट है उसमें जाके इनको बेचते थे। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स, इन ट्राइबल लोगों को ये चीजें बेचनी पड़ती थी, खरीदनी भी पड़ती थी, ताकि वो सामान खरीद सके, दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो कि उस लोकेलिटी में पैदा नहीं होता है। दिस वाज डन थ्रू ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और ये बेचने खरीदने का काम कौन करता था, ट्रेडर। ट्रेडर कहते किसे हैं, ट्रेडर कहते उसे हैं जो एक आदमी से सामान खरीदे और दूसरे को बेच दे। जैसे सब्जियां आप देखते हैं, बेचने वाले आते हैं, तो जो जहां से ये लोग सब्जी खरीद के लाते हैं वो सब्जी उगाता नहीं है, जो लोग उगाते हैं वो उसके पास जाते हैं और उनसे फिर वो आदमी बेचता है, और फिर ये जो बेचने वाले हैं ठेली पे दुकान पे बेचते खरीद के लाते हैं। तो जो आदमी बेच रहा है ना वो ट्रेडर कहलाएगा। और मनी लेंडर, मनी लेंडर होता है जो पैसा ब्याज पे उधार दे, उसे मनी लेंडर कहते हैं।
ट्रेडर्स केम राउंड विद थिंग्स फॉर सेल। ट्रेडर्स बेचने वाली चीजें लेके आते थे एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस, और बहुत ज्यादा दाम पर बेचते थे, मतलब उनसे उन्हें कम पैसा देते थे। मनी लेंडर्स गेव लोन्स टू मीट देयर कैश नीड्स। जब भी इन लोगों को यानी कि ट्राइबल पीपल को कैश की जरूरत होती थी तो मनी लेंडर उन्हें कैश देते थे लोन के रूप में। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई, और जो वो इंटरेस्ट लेते थे वो बहुत ज्यादा होता था। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मैन डेट एंड पॉवर्टी। इसलिए ट्राइबल लोगों के लिए मार्केट यानी कि अपना सामान बेचना, इसका मतलब था कर्जे में फंसना, और इसका मतलब होता है डेट, इसे डेट बोलते हैं, बी साइलेंट रहता है, कर्ज। और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, उसका मतलब था गरीबी में और कर्जे में फंसना। Therefore came to see the money lender and traders as evil outsiders। इसलिए वो पैसा देने वालों को और ट्रेडर्स को एक बुरे आदमी के रूप में देखते थे। एंड द कोज ऑफ देयर मिजरी, मिजरी का मतलब होता है कष्ट, और इस रूप में देखते थे कि ये ही इनकी मुसीबतों का कारण है। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ वो एनिमल जिनको झुंड बना के रखा जाता था। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप तो जानवरों को इकट्ठा करते थे, उन्हें रखते थे और पालते थे। रियर का मतलब होता है पालना, जानवर पालना। द वन गुज्जर, इसमें मेन वन गुज्जर हैं और द पंजाब हिल्स एंड लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ये जानवरों को इकट्ठा, मवेशियों को इकट्ठा करते थे। द गाडीज ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड्स, ये गडरिये थे जो शीप को चराए, शीप का ग्रुप करे, वो शेफर्ड कहलाता है। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, और जो कश्मीर के बकरवाल से वो गोट्स को पालते थे। याद रखिए, गोट किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। बकरी से क्या बना? बकरवाल्स। कभी आप भूलेंगे नहीं इस चीज को। फिर यहाँ पर ये दिखाए हैं, ये आपके गैडीज हैं जम्मू कश्मीर के, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं संथाल हैं, ये भील हैं, ये खासी हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। साम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, लेकिन थोड़े समय के बाद कुछ लोग सेटल्ड कल्टीवेशन यानी कि एक जगह सेटल हो गए, बस गए, तब खेती उन्होंने करना शुरू किया। क्योंकि नहीं तो आप पता है जूम कल्टीवेशन में तो क्या था, एक जगह की फिर दूसरी जगह गए, फिर उससे आगे गए। तो ये सेटल्ड कल्टीवेशन में एक ही जगह खेती करनी जैसे आजकल होती है। बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप में से बहुत सारे हैड बिगन सेटलिंग डाउन, उन्होंने बसना शुरू कर दिया एक जगह। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, और साल दर साल वो एक ही खेत में खेती करना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमने के बजाय। दे बिगैन टू यूज द प्लो, उन्होंने हल का यूज करना शुरू किया। एंड ग्रेजुअली गोट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और धीरे धीरे करके उन्हें उस जमीन पर अपना हक मिल गया जिस जमीन पर वो खेती कर रहे थे। छोटा नागपुर का एरिया है ये। इन द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल। छोटा नागपुर आज नहीं, आज छत्तीसगढ़ में ये एरिया आता है। वहां के जो मुंडाज थे तो जमीन सारी मुंडा लोगों की ही थी, ट्राइबल लोगों की थी। ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड, उन्हीं का राइट था लैंड पर। बट सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स, लेकिन कुछ लोगों ने ज्यादा पावर हासिल करी, वो ज्यादा पावरफुल बन गए दूसरों से। सम बिकेम चीफ, कुछ सरदार बन गए। एंड अदर्स फॉलोअर्स, और कुछ दूसरे उनके अनुयायी बन गए। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers और shifting cultivators। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ये समझते थे कि जो गोंड और संथाल हैं वो ज्यादा पावरफुल, वो ज्यादा सभ्य लोग हैं ये, क्योंकि सेटल्ड ट्राइब्स ही है, उनके बजाय जो हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव्स, जो कॉलोनियल रूल था यानी कि जो ब्रिटेन के शासक यहाँ पे आके शासन कर रहे थे तो उन्होंने ट्राइबल लोगों को कैसे प्रभावित किया। वॉट हैपन टू ट्राइबल चीफ, जो ट्राइब के सरदार लोग थे उनका क्या हुआ।
बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने से पहले, अराइवल का मतलब क्या होता है? आना, आगमन। आने से पहले मैनी एरिया द ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, चीफ के पास पैसे की पावर थी, एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है? एरिया। और जो भी उनका एरिया था उस पर उन्हीं का कंट्रोल होता था। अंडर द ब्रिटिश रूल, लेकिन जब ब्रिटिश आए, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज लार्जली। तो जो ट्राइबल लोगों की पावर थी, उनके जो काम थे, वो बिल्कुल ही चेंज हो गए। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, जो भी उनका लैंड का नाम है वो तो उन्हें रखने की अनुमति थी, एंड रेंट आउट लैंड, लैंड को वो किराए पर भी दे सकते थे। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेकिन शासन करने की पावर उनकी खत्म हो गई। एंड वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, और इंडिया में जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रूल बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, उनको फॉलो करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। They also had to discipline the tribal groups on behalf of the British, और सरदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो अपने ग्रुप के लोग हैं उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाना था, अनुशासन में रखना था। What happened to the shifting cultivators? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ? ये है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अभी जब झूम कल्टीवेटर्स आपको बताया था, वहां पे भी दिखाया था हमने आपको कि बड़े पेड़ काटे, उनको जलाया, राख बनेगी तो उसको सारे में बिखेर दिया, फिर सीड बिखेर दिए। द ब्रिटिश वांटेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन, ब्रिटिश चाहते थे कि ट्राइबल ग्रुप सेटल डाउन हो जाए, एक जगह बस जाए, एंड बिकम पीजेंट कल्टीवेटर्स, और वो मालिक के बजाय खेती करने वाले किसान बन जाए। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसकी जमीन, वो फार्मर है, और जो उस जमीन पे काम कर रहे हैं वो पीजेंट है। ये फर्क समझ लीजिए। द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रिवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। रिवेन्यू आप जानते हैं लैंड टैक्स होता है, और वो चाहते थे, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि वो इनसे भी लैंड टैक्स लें। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, ब्रिटिश ने लैंड सेटलमेंट शुरू किया। दैट इज दे मेजर द लैंड, लैंड को नापा। ये लैंड सेटलमेंट क्या था? लैंड को नापा। डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड, उस लैंड पे किस व्यक्ति का कितना अधिकार है उसको परिभाषित किया। एंड फिक्स द रिवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और कितना रिवेन्यू चाहिए ट्राइबल लोगों से सरकार को, ये भी निश्चित करके उन्हें फिक्स करके बता दिया। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अब कुछ पीजेंट को तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कह दिया भाई तुम तो मालिक हो, एंड अदर टीनर, और दूसरे किराएदार हैं। The British effort to settle झूम cultivators was not very successful. ब्रिटिशर्स ने जो भी एफर्ट किए कि जो झूम कल्टीवेटर्स हैं वो एक जगह बस जाएं, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केर्स एंड द सॉइल इज ड्राई। क्या रीजन था? क्योंकि जहाँ पे पानी कम है, जहाँ की मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, वहां पे सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं था, इजी नहीं था। पानी नहीं है तो खेती कैसे होगी? फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध, बहुत ज्यादा अपोज किया गया। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, इसीलिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अलाउ करना पड़ा कि फॉरेस्ट के कुछ पार्ट में वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, जो फॉरेस्ट के लिए नियम बने, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, तो उनका क्या प्रभाव हुआ ये आपको इसमें देखना है। फॉरेस्ट लॉज क्लासिफाइड सम फॉरेस्ट एज रिजर्व फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के नियम थे उन्होंने निश्चित कर दिया कि कुछ एरिया को कि ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है। फोर दे प्रोड्यूस टिम्बर, क्योंकि वहां टिम्बर पैदा होता था, इमारती लकड़ी, जो साल आपने देखा है, साल और महुआ के ट्रीज, जो कि बहुत अच्छी तरह की लकड़ी होती है घरों में यूज करने के लिए, डोर फर्नीचर बनाने के लिए। विच द ब्रिटिश वांटेड, जिसे कि ब्रिटिश चाहते थे। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, इन फॉरेस्ट में लोगों को अनुमति नहीं थी कि वो फ्रीली मूव कर लें। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन कर लें। कलेक्ट फ्रूट्स इकट्ठे करें, या हंट एनिमल्स, या एनिमल्स का शिकार करें। Many shifting cultivators therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood.
इसीलिए बहुत सारे जो भी जूम कल्टीवेटर्स थे उन्हें दूसरे एरियाज में जाना पड़ा काम की तलाश में और आजीविका की तलाश में। लाइवलीहुड का मतलब आजीविका, रोजी रोटी कमाने का जरिया। दिस पोज प्रॉब्लम ऑफ लेबर फॉर द ब्रिटिशर्स, इससे ब्रिटिशर्स के सामने लेबर की कमी आ गई। फिर लोग चले गए तो मजदूर किसे बनाए? टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लोग्स, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट लोग का मतलब होता है जो लकड़ी का लट्ठा होता है, लकड़ी का जो बीम होता है ना, एक प्रकार से ऐसे ऐसे लकड़ी होती है, इसे लोग कहते हैं। तो इनको ले जाने के लिए लोग कहाँ से लाएं? दस द ब्रिटिशर डिसाइडेड, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया दैट दे वुड गिव झूम कल्टीवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट में जो भी झूम कल्टीवेटर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, दैट इज द सेम थिंग, वो उन्हें कुछ थोड़ा सा हिस्सा देंगे लैंड का, एंड अलाउ देम टू कल्टीवेट दीज ऑन द कंडीशन, इस शर्त पे वो कल्टीवेशन करेंगे दैट दोज हु लिव्ड इन द विलेजेस, के जो गांव में रहते हैं, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मजदूर देने पड़ेंगे, एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की देखभाल भी करनी पड़ेगी। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रोज इन ओपन रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब क्या होता है? विद्रोह, विरोध, प्रोटेस्ट। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे वो विरोध करने लगे। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906 इन असम, असम में जो सोंग्राम संगमा रिवोल्ट हुआ था वो इसी तरह का था। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, और सेंट्रल प्रोविंसेस में जो 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था वो भी इसी प्रकार का विरोध था। प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विद ट्रेड, ट्रेड से क्या प्रॉब्लम थी? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स स्टार्टेड कमिंग टू मोर ऑफन इन फॉरेस्ट, जो मनी लैंडर ट्रेडर थे उन्होंने जंगलों में ज्यादा बार आना शुरू कर दिया। वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट में चीजें पैदा होती है उन्हें खरीदने के लिए। ऑफरिंग कैश लोन, कैश लोन देना शुरू किया। एंड आस्किंग ट्राइबल ग्रुप टू वर्क फॉर वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और ये कहना शुरू किया कि वो मजदूरी लें, यानी कि पैसे लें काम करने के और काम करें। हजारीबाग वॉज एन एरिया, हजारीबाग ऐसा एरिया था वेयर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स, कि जहाँ पे संथाल लोग, ये भी एक ट्राइब थी, वो कोकून पालते थे जो कि सिल्क वॉर्म बनाता है। द ट्रेडर डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स, वो ट्रेडर जो सिल्क का बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग करते थे, डील करते थे, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, उन्होंने अपने एजेंट को भेजना शुरू किया हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल लोगों को लोन देते थे, एंड कलेक्टेड द कोकून्स, और कोकून्स को उनसे कलेक्ट करते थे। दीज कोकून्स वर ऑफन एक्सपोर्टेड टू गया, और ये कोकून्स वो ज्यादातर गया में एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट का मतलब आप जानते हैं ना, भेजना, यानी कि वहां पर उसको भेजते थे। दे वर सोल्ड एट 5 times द प्राइसेस, जहां पे वो अपनी कीमत से 5 गुना कीमत पर, ज्यादा कीमत पर बेचे जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा अर्निंग कर रहे थे। द मिडल मैन, मिडल मैन क्या होता है? बिचौलिए, जो बीच में आपके काम करे वो मिडल मैन कहलाता है। बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स, सिल्क उगाने वालों के और जो एक्सपोर्ट करते थे, जो सामान माल को बेचते थे, उनके बीच में जो लोग काम करते थे वो बहुत ह्यूज प्रॉफिट का मतलब है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे। द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटिल, और जबकि जो सिल्क की खेती करने वाले लोग थे उन्हें बहुत कम कमाई होती थी। द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश। द कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स हु हैड टू गो फार अवे फॉर देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स, उन ट्राइबल्स की कंडीशन जो काम की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर जाते थे, उनकी तो हालत और भी ज्यादा खराब थी। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से ट्री प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप, ट्री प्लांटेशन शुरू हो गया। एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, माइनिंग मतलब जमीन के नीचे जो खदान होते हैं उनमें से वो जैसे कोयला निकलता है, तो उसको निकालना, बाहर निकालना, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स, ट्राइबल्स, रिक्रूट का मतलब क्या होता है? भर्ती करना, यानी कि रोजगार देना।
टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम। असम के टी प्लांटेशन में काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की भर्ती हुई, एम्प्लॉय किया गया उन्हें। एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड, झारखंड की कोल माइंस में, एंड वर पेड मिजरेबली फॉर लो वेजेस, उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। वेजेस का मीनिंग बताया ना मैंने अभी, मजदूरी। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और सबसे मुसीबत की बात ये थी वो अपने घर नहीं लौट सकते थे। A closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws. 19th और 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल लोग थे, अलग अलग हिस्सों में थे हमारी कंट्री के, इंडिया के, उन्होंने लॉ के अगेंस्ट विरोध करना शुरू कर दिया। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिस, के उनके जो रीति रिवाज है उस पर जो बंदिशें लगाई जा रही हैं, रुकावटें लगाई जा रही हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, उनका विरोध किया। एंड न्यू टैक्सेस, साथ में जो टैक्स लगाया जा रहा था उसका विरोध किया। दे हैड टू पे। एंड द एक्सप्लोटेशन बाय ट्रेडर्स, एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शासन, यानी कि जो जिसको मिलना चाहिए उससे वो ना देना, तो उसे कहते हैं एक्सप्लोटेशन। और ट्रेडर्स और मनी लैंडर जो उनका एक्सप्लोटेशन करते थे उसका विरोध करना शुरू किया। द कोल्स, ये आप याद रखिए, द कोल्स रिबेल्ड इन 1831 टू 32, इन्होंने 1831 से 32 तक रेबल किया। संथाल ने 1855 में रिवोल्ट किया। बस्तर रिबेलियन जो कि सेंट्रल इंडिया में है वो 1910 में शुरू हुआ। वारली रिवोल्ट जो कि महाराष्ट्र में हुआ था वो 1940 में हुआ। और फिर हुआ मूवमेंट ऑफ बिरसा, यानी कि बिरसा का आंदोलन। अब ये बिरसा मुंडा ये थे, आपकी बुक में भी इनकी फोटो दी गई है। बिरसा वाज बोर्न इन द मिड 1870s, 1870s में पैदा हुए थे। ही वाज द सन ऑफ ए पुअर फादर, एक गरीब पिता की औलाद थे ये। ग्रीव अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहंडा, और बोहंडा के जंगलों में बड़े हुए। ग्रेजिंग शीप को चराते हुए, प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाते हुए, एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा, और जो लोकल अखाड़ा होते हैं उनमें ये डांस करते थे। बिरसा मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, बिरसा मूवमेंट का उद्देश्य था ट्राइबल सोसाइटी में सुधार लाना। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। ही अर्ज्ड द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, लिकर होता है शराब। उन्होंने जो मुंडा लोग थे उनसे कहा कि वो शराब पीना बंद करें। क्लीन देयर विलेजेस, अपने गांव को साफ रखें। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी, और जादू टोने में और भूत प्रेत में विश्वास करना बंद करें। इन 1895 बिरसा अर्ज फॉलोअर्स टू रिकवर द ग्लोरियस पास्ट, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अर्ज करी, विनती करी कि जो वो अतीत में इतने अच्छे थे, शानदार थे, उसको वापस लाएं। वैन मुंडा लिव्ड ए गुड लाइफ, जब उनका जीवन बड़ा अच्छा होता था। कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, और वो अपने नदियों के किनारे पे एम्बैंकमेंट, मेड़ बनाते थे, अपने खेतों में मेड़ बनाते थे। टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, और जो नेचुरल झरने हैं उनका पानी यूज करते थे। प्लांटेड ट्रीज ऑर्चर्ड्स, बगीचे लगाते थे। प्रैक्टिस कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग, और जीविका कमाने के लिए कल्टीवेशन करते थे। द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वॉज टू ड्राइव आउट द मिशनरीज। अब बिरसा मूवमेंट का पॉलिटिकल एम क्या था? वो तो लोगों के जीवन में सुधार था कि वो मिशनरी जो उनका धर्म चेंज करने, उस समय क्रिश्चियन मिशनरी बहुत आए, उन्होंने इन लोगों को क्रिश्चियन बनाया। तो इन मिशनरीज को ये भगाना चाहते थे। मनी लैंडर से को खदेड़ना, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भगाना, गवर्नमेंट को भगाना, एंड सेटअप ए मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड, और मुंडा राज स्थापित करना जिसमें उनके हेड होंगे बिरसा मुंडा। As the movement spread, the British official decided to act. अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो ब्रिटिश ऑफिशियल ने डिसाइड किया वे कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे। दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। 1895 में उन्हें बिरसा को अरेस्ट कर लिया। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। और राइट का मतलब दंगे करना, उन पे चार्ज लगाया कि वो दंगे करवा रहे हैं, झगड़े करवा रहे हैं, और उन्हें 2 साल के जेल में डाल दिया। When बिरसा was released in 1897, जब 1897 में उन्हें छोड़ा गया, he began touring the villages to gather support। सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने विलेज पे घूमना शुरू किया। His followers attacked पुलिस स्टेशन, उनके अनुयायियों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्च पर,
रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड जमींदार, जो जमींदार और मनी लैंडर थे उनकी प्रॉपर्टी पर रेड डाली। दे रेज द व्हाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, और बिरसा राज का सिंबल था व्हाइट फ्लैग, वो ऊंचा उठाया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरा, 1900 में बिरसा की डेथ हो गई हैजे से, एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और मूवमेंट खत्म हो गया। द सिग्निफिकेंस ऑफ बिरसा मूवमेंट क्या थी? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मतलब बिरसा मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज, उन्होंने विवश किया कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो ऐसे नियम बनाए सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय डिक्कूज, ताकि डिक्कूज के द्वारा उनकी लैंड ना ली जा सके। डिक्कू कौन थे? आउटसाइडर, जिसमें थे मनी लैंडर और ट्रेडर्स। इट शोड वंस अगेन, एक बार फिर ये पता चला, दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। इनजस्टिस क्या होता है? अन्याय। कि जो ट्राइबल लोग हैं उनमें इतनी पावर है, इतनी योग्यता है, इतनी कैपेसिटी है कि वो अन्याय के विरोध कर सकते हैं। एंड एक्सप्रेस एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, और जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उसके विरुद्ध अपना गुस्सा व्यक्त कर सकें। तो इस तरीके से आपको ये लेसन आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।